मीडिया ग्रुप, मीडिया हाउस किसी न किसी रूप में मीडिया हाउस को या तो ब्लैकमेल कहिए या प्रलोभन कहिए देकर उसे कब्जे में कर लिया गया है। ईवीएम के खिलाफ लगातार पार्टियां अपनी राय देती रही हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर लाया जाए, लेकिन हम नहीं मानेंगे। यानी कि प्रजातंत्र के जितने भी अंग हैं बारी बारी से उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विमर्श का वातावरण सब समाप्त हो जाए और वो जो कह रहे हैं, जो आपको सुनाना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, उतनी ही बात जानिए। सावित्रीबाई फुले जी के जयंती समारोह के सम्मानित अध्यक्ष और डेहरी के माननीय विधायक हमारे बड़े भाई श्री फतेह बहादुर सिंह जी, इस समारोह के उद्घाटनकर्ता बिहार के माननीय मंत्री शिक्षा और जागृति का आह्वान इन्होंने लगातार बिहार के विभिन्न कोने ही नहीं पूरे देश में करने का काम किया। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री, बिहार सरकार श्रीमती अनीता देवी जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, उद्भट विद्वान प्रोफेसर और एक प्रखर वक्ता आंदोलनकारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, माननीय विधायक हमारे छोटे भाई प्रखर वक्ता श्री सतीश दास जी, बहन राखी रावण जी, श्रीमती पूनम देवी जी, श्रीमती शशि कुमारी जी, श्रीमती सीमा सिंह जी, श्री मनोज गुप्ता जी, श्री बुचुल सिंह यादव जी, प्रोफेसर श्रीनिवास नहीं ले सका इस मंच पर उपस्थित और इस सभागार में, इस मैदान में बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकों और विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों से आए हुए क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन, भंते गणों को सादर नमन और सभी पत्रकार बंधुओं को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। आज एक ऐसे विषय पर हम लोग एकत्रित हुए हैं जो विषय आज की प्रासंगिकता है, और मुझे याद है कि करीब करीब 1 वर्ष पहले हम लोगों ने जगदेव बाबू के विचारों पर आधारित कार्यक्रम शुरू किया था और उसमें हमने उतनी ही बात लिखी थी जितना जगदेव बाबू ने कहा था। उतनी ही बातों का विश्लेषण और चर्चा हम लोगों ने किया कि जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। हमने उसका विश्लेषण किया कि जब अंग्रेज इस देश पर शासन करते थे तो मान के चलिए कि वो 10% थे और 90% भारतीय थे। उस 10% ने भारतीयों का शोषण किया और जब सत्ता से अंग्रेज बेदखल होने लगे तो अपने चमचों और दलालों को शोषण की विरासत के साथ साथ धन संपत्ति, जमीन जायदाद भी दे डाली। अब वो जो 10% लोगों को इन्होंने सत्ता सौंपी,
शोषण की सत्ता, उनके बारे में जगदेव बाबू कहते थे कि वो लोग समाज के, भारतीय होकर भी समाज के शोषक थे। और ये 10% का चक्कर लगातार चलता रहा। आज भी जनगणना में गणना जो हुई, जाति गणना, उसमें भी 10%, लगभग 85 और 90, 85 और 15 का मामला है। हमने कोई बात गलत नहीं कही थी, लेकिन उसकी समीक्षा गलत ढंग से की गई और पूरे देश में बवाल करने की कोशिश की गई। और बिहार के अंदर, बिहार से बाहर प्रताड़ित करने वाली बातें फोन पर हमें कही जाने लगी। हमने उसका जवाब दिया। आज वही हाल फतेह बहादुर सिंह जी के साथ हुआ, और फतेह बहादुर सिंह जी ने भी कोई वो बात नहीं, ऐसी बात नहीं कही जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातंत्र के अंदर, भारत के अंदर है, और भारत का संविधान उसको प्रोटेक्ट करता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बातों को हम रख सकें। विमर्श का वातावरण खत्म किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, और अभिव्यक्ति का भी लोप उसी के साथ हो रहा है। यह प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, यह प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हमारे लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। जब हम बोलेंगे नहीं तो किसी अत्याचार का प्रतिकार कैसे होगा। जब हम बोलेंगे नहीं तो हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। अब क्या किया जा रहा है कि आप बोलिए, माइक का लाइन वहीं से काट दिया जाएगा। जैसे मीडिया पर पूरा मीडिया ग्रुप, मीडिया हाउस, किसी न किसी रूप में मीडिया हाउस को या तो ब्लैकमेल कहिए या प्रलोभन कहिए, देकर उसे कब्जे में कर लिया गया है। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने का यह नायाब तरीका है। या बोलिए, बोलते रहिए, कहीं दिखेगा ही नहीं, कहीं छपेगा ही नहीं, कहीं प्रसारित ही नहीं होगा। इसमें दोनों हो गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम पर अंकुश नहीं लगा रहे, मतलब आपको बोलने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन लोगों तक बात नहीं जाए इसका भी उपाय हम कर दे रहे हैं। इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं रोक रहे हैं, लेकिन कुछ और उपाय इलेक्शन कमीशन, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ईवीएम के खिलाफ लगातार पार्टियां अपनी राय देती रही हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर लाया जाए, लेकिन हम नहीं मानेंगे। यानी कि प्रजातंत्र के जितने भी अंग हैं, बारी बारी से उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विमर्श का वातावरण सब समाप्त हो जाए, और वो जो कह रहे हैं, जो आपको सुनाना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, उतनी ही बात जानिए, उसके आगे जानने की जरूरत नहीं है। राजनीति में धर्म कोई नैतिकता के नाम पर कोई बात होती तो बात समझ में आती है, लेकिन पाखंडवाद लाकर, धर्म का दुरुपयोग कर, घृणा फैलाकर और देश की जनता को ध्रुवीकृत करने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। देश की जनता विकास का क्या मतलब है? विकास सिर्फ दिखने वाला विकास नहीं, महसूस करने वाला विकास, सामाजिक न्याय, इंटेंजिबल डेवलपमेंट, उस पर किसी का ध्यान नहीं, उससे ध्यान हटाया जा रहा है। और जितने भी संघर्ष करने वाली संगठनें हैं, वो सभी संघर्ष करने वाले संगठनों को बारी बारी से तोड़ा जा रहा है, या तो मिला लिया जा रहा है या समाप्त कर दिया जा रहा है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, गौरी लंकेश की हत्या उसका एक उदाहरण है। आप खिलाफ में लिखिएगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये तमाम जो व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है वह उसी ओर जा रही है जो कभी जर्मनी में हिटलर ने स्थापित करने की कोशिश की थी। आप सिर्फ इतना जानिए कि 5 किलो अनाज आपके पास कैसे जाएगा, उसके बाद आप भूल जाइए। वोट, विमर्श, राजनीति, अपना मंतव्य, इन सारी चीज़ों को आप समाप्त कर दीजिए। आप सिर्फ 5 किलो अनाज लिखिए। ये व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है और यही तो हिटलर ने किया था। हैंड टू माउथ बना दो कि दूसरी बात सोचने की फुर्सत ही नहीं रहे, हिम्मत ही नहीं रहे। ये व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में, वोट का अधिकार खतरे में, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच दिया गया। यह जोर का झटका धीरे धीरे दिया जाता है। रेलवे का कभी कैंटीन बिकता है, फिर बोगी बिकती है, फिर रेल की पटरी बिकती है और धीरे धीरे कारखाने बिकेंगे और आप और हम देखते रहेंगे। नए नए नाम, नए नामाकरण, और जो अभी दिखलाया जा रहा है बाइस्कोप, उसी को देखकर और हम अपना ओपिनियन बनाएंगे। क्योंकि ओपिनियन बनाने के लिए सूचना की ज़रूरत है, प्रसारण की ज़रूरत है। जो हमारे लोग बोलना चाहते हैं आप तक नहीं पहुंच रहा है। आज यहाँ पर आप एकत्रित हैं, ये गनीमत है कि हमारी सरकार बिहार के अंदर है। माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार यहाँ, और नहीं तो शायद इस मैदान में परमिशन भी नहीं मिलता इस तरह के विमर्श करने के लिए, किसी कार्यक्रम को चलाने की। इस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं और दिल्ली में कि विपक्ष ने जब कोशिश की तो ऐन मौके पर कोई सरकारी कार्यक्रम रख दिया गया, या भी नहीं भी रखा गया तो दादागिरी है, नहीं बुक किया जाएगा, नहीं अनुमति दी जाएगी। और इस तरह की व्यवस्था चलाई जा रही है। सामाजिक न्याय परिदृश्य से ओझल होता हुआ दिख रहा है, जो कि विकास, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर विकास का 35% हिस्सा सामाजिक न्याय का है। कहीं कंक्रीट का जंगल बन गया, पूरा शहरीकरण हो गया, लेकिन यहाँ काला गोरा का जहाँ भेद हो उसको पूर्ण विकसित राष्ट्र नहीं कहा गया। वो पैमाना आज भी स्थिर है। और भारत के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमारे समाजवादी नेताओं ने उस सामाजिक विकास के फैक्टर को बहुत मजबूती के साथ पेश किया था। लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय को यहाँ स्थापित करने का काम किया था। समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर के लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य से रूबरू मैंने वाकिफ कराया, उसे जागृत किया, और तभी आज अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ने की बात सोच रहे हैं। नहीं तो वो जमाना याद कीजिए कि बड़हिया की सड़कों पर हमारे बाप दादों को जूता चप्पल पहन के नहीं चलने दिया जाता था। ये बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 20-25 वर्ष पहले तक ये बातें थी। और आज भी सांप बिल में घुस गया है, इंतजार कर रहा है कि आप दिग्भ्रमित होकर अपना वोट कहीं और डाल दीजिए, फिर बाहर फन निकाल के डसने के लिए पहुंच जाएगा। आपको सतर्क होने की जरूरत है। अभी शिक्षा मंत्री जी से मैं बात कर रहा था कि भाई, मैं कह रहा था कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और शाहबाद में समय की आवश्यकता और प्रजातंत्र की आवश्यकता को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो उनकी चिंता जो उन्होंने व्यक्त की, उस चिंता से मैं भी चिंतित हो गया।
इन्होंने कहा कि आंदोलन और क्रांति की बात तो सही है, वोट कहां जा रहा है? सारी क्रांतिकारी बातें हम कर लें और फिर हम वोटिंग वहां करें जिससे कि उन लोगों का झंडा बुलंद हो जाए, शासन सत्ता उसकी स्थापित हो जाए। तो फिर इस जागरूकता का क्या मतलब हुआ? हमको इसको वोट को ये समझकर कभी नहीं देना चाहिए कि वोट हम फतेह बहादुर सिंह को दे रहे हैं। वोट आप अपने लिए इस बार दीजिए, अपनी सत्ता को यहां से लेकर दिल्ली तक स्थापित करने के लिए दीजिए। एकजुट होइए। और विभिन्न संगठन के लोगों से मैं आह्वान करता हूं, यदि कोई मतभेद भी हो तो उसको भुलाकर सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की मुख्य धारा बनाइए। और ये जो इंडिया गठबंधन है जिसका आगाज हुआ है, उसके साथ पूरी एकजुटता और ताकत के साथ उनको बल दीजिए, ताकि आने वाला दिन आपका हो। और यह श्रृंखला यदि चल गई, जो पहले से चल रही है पिछले 10 वर्षों से, तो यह श्रृंखला बहुत खतरनाक स्थिति में, खासकर प्रजातंत्र को बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचाएगा। प्रजातंत्र और संविधान का सीधा संबंध है। आपके सारे अधिकार सुरक्षित हैं तब तक जब तक आपका संविधान सुरक्षित है। और संविधान तब सुरक्षित है जब प्रजातांत्रिक ढंग से अपने लोगों को आप सदन में, संसद में पहुंचाएंगे। नहीं तो 5 साल पहले जो लोग सत्ता में आए, लगातार वो निर्णय ले रहे हैं जनता को पसंद नहीं है, और अंगूठा दिखा रहे हैं कि अब क्या 5 साल के लिए आपने दिया, हमने 5 साल अपना काम कर लिया। सारे वो कार्य जो जनता के बीच, जनता ने जो समझकर उनको वोट दिया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, और जितने भी सपने दिखाए गए थे, उन तमाम सपनों को उन्होंने जुमला साबित कर दिया। पहले तो बोला, अब साबित भी कर दिया। अब कर क्या रहे हैं? कर वो जो पहले उनका हिडन एजेंडा था, उसको अब ओपन एजेंडा उन लोगों ने बना लिया है और समाज को विभक्त कर रहे हैं। हमारे मजबूत नेताओं, जिन लोगों ने उस जमाने में अपनी ताकत दिखलाई, महात्मा ज्योतिबा फुले, बिहार की धरती पर जगदेव बाबू ने, ललई सिंह यादव ने, और तमाम वर्मा साहब थे, इन तमाम लोगों ने जो पिरोया कि कैसे हम आने वाला बिहार और भारत बनाएंगे, उन सपनों को, उसकी भ्रूण हत्या करने पर ही तुले हुए हैं लोग। और हम आप, हमारे लोग जो रात दिन इस बात को समझकर दाद देते हैं लक्ष्मण भाई के भाषण पर या कुछ, और वही लोग जाके यदि उस परिवार से लोग किसी भी कारण से यदि कहीं इधर उधर वोट देते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपने विचारों पर स्थिर नहीं हैं। इसलिए यदि विचारों की एकजुटता होगी, तभी आपकी सत्ता वहां पर स्थापित होगी। ये कन्यों के भाई या दुल्हों के भाई नहीं हो सकता। एक निर्णय लेना होगा। और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में काफी चर्चा हो चुकी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले 18वीं सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता और नेतृत्व, और उनकी प्रासंगिकता आज इसलिए है क्योंकि आज जितने भी हमारे नेता आगे बढ़ते हैं, जो क्रांति का बिगुल फूंकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ो, संघर्ष करो। और आज के युग में लालू प्रसाद जी ने भी कहा, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों का आह्वान किया, मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, भैंस चराने वालों, सब्जी उगाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये आह्वान था। और उसके साथ साथ यह भी था कि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वस्तु स्थिति को समझेंगे और एक बौद्धिक निर्णय लेंगे। आज बुद्धम शरणम गच्छामि का क्या मतलब है? बुद्धम शरणम गच्छामि का है मतलब
कि मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, बौद्धिक माने बुद्धि के शरण में जाइए, अब बौद्धिक रूप से मजबूत होइए और तब आप अभी पाखंडवाद पर प्रहार किया गया। माने कोई भी बात सिंबॉलिकली बोला जाता है तो हमारे भाई साहब ने पाखंडवाद पर प्रहार किया गया, इसमें क्या बुराई है भाई? पाखंडवाद जगदेव बाबू ने और रामस्वरूप वर्मा जी ने और तमाम लोगों ने जो अर्जक संघ की स्थापना की, वो क्या था? वो पाखंडवाद के खिलाफ एक आंदोलन था और वो आज भी सब जगह चल रहा है। क्यों ऐसा ब्राह्मण भाइयों को लगता है कि ब्राह्मणवाद उसी के खिलाफ बोला जा रहा है? हमारे पार्टी और हमारे देश के बड़े नेता जो ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। इस बात को याद करने की जरूरत है। हमने जब कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, तो क्यों कुछ खास लोगों को लगता है कि मेरे ही पर बोल रहा है? ये चोर के दाढ़ी में तिनका दिखाई पड़ रहा है। हमने उनके बारे में नहीं बोला जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं, किसी भी समाज के हैं। जब कभी भी ये लड़ाई हुई है, कभी जाति के आधार पर नहीं हुई। जब सामाजिक न्याय की बात होगी तो उधर से शुरू होगा कि जातिवाद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय हमेशा वर्गवाद पर हुआ है, जातिवाद पर नहीं हुआ है। लेकिन वर्ग की संख्या कितनी है यह स्थापित करने के लिए जाति आधारित गणना करने की जरूरत हुई, उसको भी जातिवाद का नाम दिया गया। तो ये जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं कि समाज का 80% 90% जो समाज का छूटा हुआ व्यक्ति है वो मुख्य धारा में आए। यही तो लड़ाई है। और हमारे तमाम नेताओं का कहना है कि पहले हम बराबरी में आए तब बराबरी की बात कर सकते हैं। अभी तो हमको प्रिविलेज चाहिए, अभी तो विशेष अवसर का सिद्धांत संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। उस विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत हमको आरक्षण चाहिए। हम जब बराबरी में आ जाएंगे तब हम एक साथ चल सकेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? 2 कारण है। एक तो देश को बेच दो और दूसरा है आरक्षण समाप्त कर दो। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट है सबको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि आपके बच्चों को रिजर्वेशन वहां नहीं मिले। अब इस तरह की जो चालाकी है उसका यदि हम पर्दाफाश करना चाहें तो ये जातिवाद हो गया। अब इस बात को सबसे पहले हम समझें, उसके बाद हम लड़ सकते हैं। मैं डेहरी अस्थायी निवास का मामला है जो अभी बैनर लगा हुआ है, मैं उसके कानूनी पहलू को दिखवा लेता हूँ। मेरे पास आवेदन आया है और मैं कोशिश करूँगा कि इसका कुछ समाधान हो और जो कुछ समाधान होगा उसको बताया जाएगा। और मैं सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। उस क्रांतिकारी महिला को मैं सैल्यूट करता हूँ, माता सावित्रीबाई फुले को, और उससे भी ज़्यादा सैल्यूट करता हूँ फातिमा शेख जी को, जिन्होंने उनको संघर्ष के दिनों में साथ दिया और उनके आंदोलन को पूरा करने में मदद किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोनों महान महान मानव को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय सावित्रीबाई फुले। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।